स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनवी टेक में। चलिए बच्चों, हम लोग मैकेनिक्स के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके थे, लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ चुके थे। इसमें अगली टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं बेटा कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स के नियम क्या हैं, या मैकेनिक्स में जो नियम होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नियम है मैकेनिक्स का बच्चों, मैकेनिक्स का पहला नियम है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मैकेनिक्स पहला नियम शुरू हुआ। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तीसरा है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया। तीसरा देखिए क्या है, लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, बलों के स्थानांतरण या संचरणशीलता का नियम। और इसके बाद जो है लास्ट है लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन, यानी कि फोर्स सुपरपोजिशन का नियम क्या है, इसको जान लेते हैं। तो हम बच्चों क्या पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ेंगे, और इसके बाद लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन यानी फोर्स सुपरपोजिशन के नियम पढ़ेंगे। जिनमें बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया था कि लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ लिया था। ठीक है, क्या था कि लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता था, यही कहता था कि किसी साम्यावस्था में किसी वस्तु पर लगे बल को उसकी क्रिया रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जिसे हमने बताया था कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक साम्यावस्था में हमारा कोई क्या है, पिंड है। कैसे है, साम्यावस्था में इस पर बल लगाया और इसे यहाँ से पास किया है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी यही होगी, जहाँ से इसकी क्रिया बिंदु गुजरेगी यही क्या कहलाएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। अब देखिए बच्चों, इसी क्रिया बिंदु अनंत क्रिया बिंदुओं से होकर बाहर निकल रहा है। जब हमने मान लिया था किसी पॉइंट O पर F1 तथा F2 दो बराबर मैग्नीट्यूड के बल एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, जो कि F के बराबर ही इंटेंसिटी में है। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F के बराबर है। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर F आ रहा था तो क्या हो रहा था, ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे थे, निरस्त कर दे रहे थे, खत्म कर दे रहे थे। इसके बाद क्या था कि यहाँ से अगला बल जो था F2 या क्या हो रहा था, आगे बढ़ जा रहा था। तो वही था कि साम्यावस्था में स्थित किसी पिंड पर लगे बल को उसकी क्रिया रेखा के अनुदिश क्या किया जा सकता है, किसी बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि इसकी साम्यावस्था क्या रहेगी, बनी रहेगी, साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब बच्चों लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन देखते हैं क्या। तो लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी है, ठीक है, या साम्यावस्था में कोई पिंड है और इस पर कोई बल लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, इस नियम संचरणशीलता के नियम का पालन कर रहा है, और इसी के समांतर हम कोई दूसरा बल लगा दें, तो क्या करेगा वो बॉडी, क्या करेगी, एक मूवमेंट क्रिएट करेगी या आघूर्ण बनाएगी। कैसे बनाएगी, देखिए बच्चों कि जब भी फोर्स गुजर रहा है और पिंड साम्यावस्था में है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यह सदैव और सदैव कहाँ से गुजरेगा, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरेगा। या कहाँ से गुजरेगा, पिंड की ग्रेविटी से। ज्यादातर चांस इसका यही है कि यह पिंड की ग्रेविटी से होकर गुजर रहा है, इसीलिए क्या है, साम्यावस्था में पिंड बना हुआ है। तो अगर पिंड की ग्रेविटी से थोड़ा सा हट के लगता तो क्या होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हट के लगता तो जरूर इसमें क्या होता, इक्विलिब्रियम नहीं रहती, इक्विलिब्रियम बिगड़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यह जो फोर्स है लगभग कहाँ से गुजरता है, कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है बच्चों, तो देखिए वही लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन कहता है कि अगर कोई बल है, ये रेड लाइन को भी ध्यान मत दीजिए आप लोग, अगर कोई बल है जो क्या कर रहा है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी क्या करिए कि साम्यावस्था में कोई पिंड है, इसको क्या कर सकते हैं, इसकी क्रिया रेखा का मान लीजिए कि पॉइंट O पर यह क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी पॉइंट O क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं से गुजर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए F1 और F2 लगा सकते हैं ना, F1 और F2 लगा सकते हैं। अगर F1 बराबर F2 बराबर क्या है, F के बराबर है, तो क्या होगा, यह इसको निरस्त कर देगा, F को निरस्त करेगा, F2 आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ तो जाएगा, लेकिन पिंड की साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए फोर्स लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन बस यही कहता है, ठीक है आप लगा रहे हैं, लगाइए, साम्यावस्था में नहीं गड़बड़ाना है, नहीं गड़बड़ाइए, लेकिन एक काम करिए, मैं कुछ एक बल और दे रहा हूं आपको, क्या कर रहा हूं, एक बल और दे रहा हूं, उसे बस आप कष्ट करके क्या करिए कि इसके समानांतर किसी बिंदु पर लगा दीजिए। क्या करिए, इसके समानांतर जो पहला बल लगा रहे थे आप, जिसमें आपकी पिंड क्या था, साम्यावस्था में था, तो आप बस कुछ मत करिए, उसको एक काम करिए कि एक बल मैं दे रहा हूं, इसी बल के समांतर आप करिए लगा दीजिए। तो इसी बल के समांतर जो बल F था प्रारंभिक अवस्था में, हमने क्या किया, इस पर एक F डैश एक बल लगा दिया।
एफ डैश क्या किया, एक बल लगा दिया जो कि कहाँ से गुजर रहा है, पॉइंट ए से होता हुआ इधर गुजर रहा है। तो जैसे ही ग्रेविटी के आसपास ये पहुंचता है बच्चों, तो यह क्या करेगा, ऊपर मूवमेंट बना देगा। क्या करेगा, ऊपर मूवमेंट बनाएगा। क्या करेगा, ऊपर मूवमेंट बनाएगा। और वो मूवमेंट क्या होगा, यम ओ, यानी कि मूवमेंट जो ओ पर मूवमेंट है, मूवमेंट एट ओ, तो यम ओ बराबर क्या होगा, एफ डैश इंटू ओ ए, एफ डैश इंटू ओ ए। मूवमेंट क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, यही तो मूवमेंट होता है ना बच्चों। तो लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन यही कहता है कि यदि किसी बल की क्रिया रेखा के अनुदिश कोई दूसरा बल ठीक उसी के समानांतर लगा दिया जाए, तो यदि वह फर्स्ट स्थिति में साम्यावस्था में है, तो जब वो बल लगाने के बाद, समानांतर बल लगाने के बाद, वो यह बल क्या करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर या ये पिंड को क्या करेगा, एक मूवमेंट पैदा करेगा या इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों ने समझ लिया, इसके क्वेश्चन को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, आइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कर लीजिए। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितना है बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रथम नियम, द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम, ये 3 नियम है। देखिए बच्चों, जो प्रथम नियम है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स का नियम। और थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। तो बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो का क्या मतलब, गैलीलियो को कहाँ से आ गए, ये तो न्यूटन्स के नियम है। तो बच्चों जो है न्यूटन से पहले इनर्शिया की अवधारणा को गैलीलियो ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन लिखित प्रमाण कोई नहीं दिया था। तो न्यूटन साहब ने जो अपने बुक मैथमेटिया प्रिंसिपिया में इन सारे नियमों का क्या किया है, उल्लेख किया। 1687 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी, 1687 में लिखी थी क्या, न्यूटन ने अपने सारे नियमों को एक किताब के अंतर्गत रखा था, उसका नाम क्या था, मैथमेटिया प्रिंसिपिया। उसी में इन्होंने बताया कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को गैलीलियो साहब ने बताया था, तो यह उनके नाम पर भी, इस नियम को उन्होंने क्या किया, इस नियम उनके नाम को भी जोड़ दिया कि मेरा ही नहीं उनका नियम था। हाँ, इसको मैंने एक प्रॉपर वे में या इसको एक्सप्लेन करके और इसको साइंटिफिकली समझाकर ऐड कर रहा हूँ। तो ये नियम भी जड़त्व का नियम दिया। इसके बाद देखिए बच्चों, जड़त्व का नियम है क्या, जड़त्व फर्स्ट लॉ वही बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपनी जो पोजीशन है उसको बदलना नहीं चाहता, जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता है, और वह स्थिति में परिवर्तन नहीं होना वह किसकी देन है, उसकी इनर्शिया, उसके जड़त्व की देन है। जैसे कि कोई, अगर यही नियम आप लोग पढ़ते हैं ना कि अगर कोई पिंड क्या है, गतिमान है, तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा, और स्थित है तो स्थित ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह किस कारण से होता है, क्यों ऐसा होता है कि वह इस रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चल रहा है, तो वह इनर्शिया के कारण होता है बच्चों। और इनर्शिया भी हमारी 2 होती है बच्चों, इनर्शिया भी हमारी कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन, एक डायनामिक इनर्शिया, कौन कौन, गतिक इनर्शिया, एक होती है गतिक इनर्शिया यानी गतिक जड़त्व, और एक होता है स्टैटिक इनर्शिया, स्टैटिक जड़त्व या स्थैतिक जड़त्व। स्थैतिक जड़त्व और गतिक जड़त्व 2 होते हैं। तो जैसे बच्चों गतिक जड़त्व क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में है तो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तब वो क्या करना चाहेगा, गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। जैसे क्या होता है, धावक क्या होता है, जैसे रेस जो दौड़ते हैं बच्चे, जो लोग रेस दौड़ते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, तो वो अपने 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और 500 मीटर पे अगर उनको रुकना है, 500 मीटर पे क्या करना है, रुकना है, तो क्या वो 500 मीटर से पहले ही रुकते हैं, नहीं, अगर 500 मीटर जाने से पूर्व रुकेंगे तो क्या होंगे, रेस हार जाएंगे। तो क्या करते हैं, दौड़ते जाते हैं, लेकिन जब 500 मीटर पहुंचते हैं तब रोकने का प्रयास करते हैं, जीतने के बाद अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, वहाँ नियत पॉइंट पे न रुक के एकदम 500 मीटर पे एग्जैक्ट नहीं रुक के आगे बढ़ जाते हैं। कारण, क्योंकि जब वो दौड़ रहे हैं बच्चों तो उनमें क्या आ जाती है, गतिक इनर्शिया आ जाती है, और जब गतिक इनर्शिया आ जाती है तो वो अपने रुकने का क्या करती है, विरोध करती है। इसीलिए वो 500 मीटर के बाद जब रुकना चाहता है तो 500 मीटर के बाद क्या होता है, 10 मीटर 20 मीटर क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद स्थैतिक जड़त्व, जैसे स्थैतिक जड़त्व क्या मतलब, कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है,
ऑब्जेक्ट है, उठा रहे हैं, उठ ही नहीं, भारी पिंड, यानी कि वह आपके हमारे द्वारा लगाए गए बाह्य बल से उसकी इनर्शिया क्या है, या हमारी इनर्शिया से उसकी इनर्शिया क्या है, इतना ज़्यादा है कि वह परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, देखिए बच्चों, कार में बैठे व्यक्ति का झुकना, कार में बैठे व्यक्ति का झुकना। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो कंडीशन, कार तो चल रही है, कार में क्या है, स्टैटिक इनर्शिया है, अरे सॉरी, कार में डायनामिक इनर्शिया है, हम उसमें बैठे हैं, हम किस पोजीशन में हैं, बैठे हुए हैं, स्थित एकदम निश्चिंत बैठे हुए हैं, कार या बस जो भी है। तो उसमें देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे ही कार आगे बढ़ती है, झटके से आगे बढ़ती है, तो हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, और जैसे ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्या करते हैं, झुक जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब वो कार अपनी कार में की गति से ही हम लोग गतिमान है, उस कार में बैठे हुए कार की गति से ही क्या हो रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं। और जब वो कार रुक रही है तो कार में क्या है, डायनेमिक इनर्शिया है, हमारे में भी वही डायनेमिक इनर्शिया आ गई। अब जैसे ही कार रुकती है तो एक जर्क हमारे ऊपर आता है, जिसके कारण हमारी इनर्शिया क्या होती है, डायनेमिक इनर्शिया परिवर्तित होती है, और हम आगे या पीछे की तरफ आते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखिए, जैसे बस में आप बस जा रही है या कोई गाड़ी जा रही है और टर्न लेती है, जब किसी मोड़ पर टर्न लेती है, दाएं या बाएं, अगर दाएं ले रही है तो व्यक्ति बाएं की तरफ झुक जाता है, और बाएं ले रही है तो दाएं की तरफ झुक जाता है। यह भी किसके कारण होता है, उस व्यक्ति की इनर्शिया के कारण होता है, या उस पोजीशन ऑफ इनर्शिया के कारण ही होता है। इसके बाद बच्चों देखिए, ठोकर खाकर आगे की ओर गिरना। अब व्यक्ति दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अब तो उसके अंदर क्या है, डायनामिक इनर्शिया है, ठोकर लगा, यानी कि उसे रुकने का प्रयास किया गया, यानी उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो रुकेगा नहीं, बल्कि ठोकर लगा तो डायनामिक इनर्शिया के कारण आगे बढ़ जाएगा, झटका लगेगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे की ओर गिर जाएगा। इसके बाद कांच में गोली, देखिए बच्चे ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको नहीं बताना है, लाभ बताना है, एग्जाम्पल आपको पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। कांच में गोली मारने पर छेद हो जाना तथा पत्थर मारने पर चटक जाना। क्यों बच्चे, क्योंकि जो गोली की डायनामिक इनर्शिया है, कांच की जो स्टैटिक इनर्शिया है उससे क्या है, ज्यादा है, डायनामिक इनर्शिया ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हाईली ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, गोली गई और झटके से उसमें होल करके बाहर निकल गई। लेकिन जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर क्या है, पत्थर बड़ा सा है, उसका जो कुछ है एक्सटर्नल सरफेस जो है, जो कांच से टकराएगा, कांच से जब टकराएगा तो उसके ज्यादा एरिया पर लगेगा, तो उस एरिया की जो इनर्शिया होगी इस पत्थर की इनर्शिया से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यह क्या करेगा, चटक तो जाएगा लेकिन छेद के बाहर नहीं जा पाएगा, उसे क्या करेगा, दूषित कर देगा केवल। इसके बाद देखिए बच्चों, हथौड़े का हाथे में कसना। आप चाहे हथौड़े का हाथे में कसो, चाहे फावड़ा ले लो, कुदाल ले लो, इत्यादि को क्या करें, जब आप पीटते हैं जमीन पर तो क्या होता जाता है, वह कसता जाता है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का। इसके बाद कपड़ों से धूल का निकलना, जैसे डंडे से बेटा आप क्या करते हैं, कपड़े पे मारते हैं या कंबल को डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, धूल उसमें झटक के बाहर निकलती है। इसके बाद निर्वात तथा गुरुत्वाकर्षण जगहों में पिंड का गतिमान रहना। कारण अगर वहां पे गति देके छोड़ दें तो कोई फोर्स ही नहीं है वहां पर, ना फ्रिक्शन फोर्स है, ना एयर फ्रिक्शन है, ना कुछ है, वहां पर कोई वैक्यूम में पूरी तरह से कोई फोर्स नहीं लगना है। तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट, जिस मोशन से उसे आप छोड़ देंगे उसी गति से क्या करता रहेगा, वो चक्कर लगाता रहेगा। जैसे आप रॉकेट छोड़े जाते हैं, क्षेपणास्त्रों को छोड़ा जाता है, रॉकेटों को छोड़ा जाता है, सैटेलाइट छोड़ी जाती है, तो उसे क्या किया, गति प्रदान करके छोड़ दी जाती है जितना उसको गति चाहिए होती है। उसके बाद बच्चों देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं फोर्स लॉ भी कहते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी द्वारा कैच का लेना, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी द्वारा कैच का लेना और बर्फ की सिल्ली को तोड़ना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चा, इसके आप रट लीजिए और जब भी होगा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको तो बताता हूँ। सेकेंड लॉ हो गया। इसके बाद देखिए एक्शन रिएक्शन लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे बंदूक का झटका देना, यानी जब एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है, अच्छा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लॉ ऑफ मोशन कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी ऑब्जेक्ट पर संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह हो गया सेकेंड लॉ। इसके बाद एक्शन रिएक्शन का लॉ क्या कहता है बच्चों, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो अभी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स जनरेट करेगा, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया जाएगा। इसी तरह जैसे बंदूक का झटका देना बच्चों, जैसे गोली को हम ट्रिगर दबाते हैं तो गोली क्या करती है, इंपैक्ट होकर आगे बढ़ती है, ट्रिगर के द्वारा इंपैक्ट होने के बाद आगे बढ़ती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है हमें वो पीछे की तरफ धक्का देती है, यानी कि बल लगाया हमने कहाँ पे, गोली के ऊपर, और गोली ने हमारे कंधे पर झटका दिया। उसके बाद घोड़ा गाड़ी का आगे बढ़ना का मतलब देखिए बच्चों, जो घोड़ा है जब आगे चलता है तो उसके पैरों द्वारा क्या होता है, रिएक्शन जनरेट होता है,
जिसके कारण गाड़ी क्या होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट अधिक लगना, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, आपके अंदर क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी यानी पोटेंशियल ज्यादा होगा। और हाई पोटेंशियल जब कूदेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। जब ऊंचाई से कूदेंगे, ऊंचाई ज्यादा होगी तो आपके ऊपर रिएक्शन ज्यादा आएगा, रिएक्शन ज्यादा आएगा तो चोट आपको अधिक लगेगी। उसके बाद नाव से उतरते समय नाव को पीछे रखना। देखिए बच्चों, अक्सर आप जब भी नाव में से उतरते हैं क्या होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं लेकिन नाव को क्या करते हैं, पीछे धक्का देते हैं। कारण रिएक्शन जनरेट होता है पैर के द्वारा, नाव का नाव पीछे जाती है। इसके बाद तैरते समय जल को पीछे ढकेलना। तैरते आप आगे बढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, आप हाथ से पानी को पीछे ढकेलते हैं तो पानी आपके ऊपर क्या करता है, एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिससे आप क्या करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। यानी तैराक जब तैरता है तो पानी पर एक बल लगाता है, उस बल के अपोजिट में क्या करता है, पानी उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाता है, और जब रिएक्शन फोर्स लगता है तो यार तैराक क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। देखिए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही होता है बच्चों कि जो बल होता है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बाह्य बल लगाया जाता है, वह बाह्य बल संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। और देखिए बच्चों, संवेग आप लोगों ने पढ़ा होगा, संवेग क्या पढ़ता है, m इंटू भी पढ़ा है ना। संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, m इंटू डेल्टा भी हो जाएगा, p बराबर। तो देखिए यहाँ पर m एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बराबर अगर करेंगे बच्चों तो देखिए क्या आ जाएगा, एक के आएगा, नियतांक आएगा, के नियतांक आएगा, और m इंटू डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, यही होगा ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और सार्वभौम यही सत्य है, यही सत्य है। यह बराबर m इंटू ये बल का नियम आप लोग कहते हैं, बल का नियम होता है कहाँ से, बल यहीं से आता है। ठीक है बच्चों, यहीं से आता है, इसलिए बल कहा जाता है। यानी कि बल जो है यहाँ से आ जाता है हमारे डेरिवेशन के बाद, इसलिए इसे बल का नियम कहा गया है। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स तो ये कि हम देखिए यह एक्सटर्नल बराबर क्या हो सकता है कि m, अगर प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कैपिटल V है और प्रारंभिक वेग u है तो m बाई v डेल्टा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी को लेके हम लोग समझेंगे आगे की चीजों को। तो बच्चों इतना कर ली हो तो मैं इधर मिटा देता हूँ, इसको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको सुविधा होगी। ठीक है, आइए बच्चों देखिए, जो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिला, क्या एक्सटर्नल फोर्स मिला, क्या के बराबर m इंटू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, यही मिला ना। और डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, तो वेग परिवर्तन की दर ही तो क्या होता है, त्वरण होता है ना। तो यहाँ से आप एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, के m इंटू ए। अब सर यह बराबर आप पहली बार ऐसा दिखा रहे हैं, के बराबर m इंटू ए, एक आके तो मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एक मानते हैं, के क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप मान लीजिए कि, लेकिन इसके लिए मैं शर्त रखता हूं। देखिए के का मान, जो के का मान है, देखिए के बराबर एक होगा, के बराबर एक होगा अगर आपका द्रव्यमान जो है क्या है, नियत है। अगर के का मान एक हो तभी होगा जब द्रव्यमान क्या है, नियत है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स तब क्या आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, m इंटू ए आएगा। देखिए बच्चों, इसको ये इक्वेशन दोनों को याद रखिए, दो, और यह इक्वेशन आपका दी और चौथा इक्वेशन बना आपका यह, सारे इक्वेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए के तभी एक होगा जब m का मान नियत होगा। सर m का मान तो हमेशा नियत होता है, नहीं, कैसे नियत होगा, जैसे बच्चों रॉकेट है, जब उड़ता है तो क्या होता है, जब रॉकेट उड़ता है तो उसमें फ्यूल जलता है ना, फ्यूल खर्चा होता जाता है। तो जो क्या हुआ, इनिशियल टाइम में जो उसका वेट था या द्रव्यमान था, क्या वही है, नहीं, क्योंकि उसमें से फ्यूल जलता जा रहा है और निकलता जा रहा है। जैसे आप लोग गाड़ी में पेट्रोल भराते हो ना, तो गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भराया, मान लीजिए गाड़ी का वजन कितना है, 100 किलोग्राम, और आप लोगों ने 5 लीटर तेल भरा दिया, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 5 किलो तेल भरा दिया, तो कितना वजन हो गया, 105 kg हो गया। अब जैसे जैसे आप जाते जाते हैं तो क्या तेल खर्चा नहीं होता है, खर्चा होता है। उस दौरान देखिए वहीं अगर मास कांस्टेंट आपका नहीं है, के का मान एक के बराबर कभी नहीं होगा यदि मास नियत नहीं रहता है, मास नियत नहीं रहता है।
तो सर क्या इस तरह तो हम देखा जाए तो कभी नहीं होगा नियम, नहीं वो मान लिया जाता है। 5 किलोग्राम को क्या करते थे हम निगलेक्ट करके चलते हैं, लगभग क्या करते चलते हैं, जब सवालों में हम क्या करते हैं उसे निगलेक्ट करके चलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में सर यही होगा बच्चों कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वह सदैव के m इंटू ए के बराबर होगा। तो न्यूमेरिकल लगाते समय आपको के का मान दिया जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई ना न्यूटन सेकेंड लॉ से संबंधित। एक क्वेश्चन 2 और ये सब चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सर आपने फर्स्ट नियम की तरफ नहीं बता के सेकंड नियम को डिराइव किया, फर्स्ट नियम को डिराइव कर देते। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नियम को डिराइव करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ सिर्फ इतनी थी कि हमें यह इक्वेशन मिल गया है। फर्स्ट नियम से देखिए क्या मिल गया, यम v माइनस q अपान t मिल गया ना, यही मिल गया। अब देखिए बच्चों, अगर क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे द्वारा लगाया गया क्या है, 0 है, एक्सटर्नल फोर्स हमारे द्वारा क्या लगाया गया, 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या मिलेगा, देखिए 0 बराबर क्या, यम v माइनस q अपान t, यानी कि सारी की सारी वैल्यू क्या, इतना मान कि हम इधर भेजें तो v माइनस u बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा बच्चों। 0 मिलेगा का मतलब v बराबर u, यानी कि जो फाइनल पोजीशन है इस दौरान क्या है, इस दौरान क्या माना जाए, वेग क्या है, वेग नियत है, वेग क्या है, नियत है, वेग नियत है, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। और वेग में परिवर्तन जब 0 हो जाएगा बच्चों, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या है, कंडीशन ऑफ रेस्ट है, क्या है, कंडीशन ऑफ रेस्ट है, कंडीशन ऑफ क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है। वेग परिवर्तन 0 हो गया, वेग में परिवर्तन क्या हो गया, u बराबर v हो गया, तो नहीं चल रहा है, कंडीशन ऑफ रेस्ट है, वही क्या है, इनर्शिया है। और अगर चल तो रहा है लेकिन चल तो रहा है लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक है u बराबर v है, u बराबर क्या है, v है, तो यह क्या है, स्थैतिक पोजीशन है, रुकी हुई अवस्था है, और वेग में परिवर्तन 0 है, तो गतिक पोजीशन तो है, लेकिन एक्सीलरेशन त्वरण क्या है, त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण नियत हो जाएगा। अब जब त्वरण नियत हो जाएगा बच्चों, तो वह क्या हो जाएगा, त्वरण नियत का मतलब डायनामिक इनर्शिया है उसमें, और एक निश्चित गति से चलती जा रही है, रुकेगी नहीं। यानी एक्सटर्नल फोर्स होने के 0 होने के कंडीशन में देखिए वेग प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग के बराबर है, यानी कि v बराबर u है, तो यह क्या है, स्थैतिक अवस्था है। और यह क्या है, वेग परिवर्तन 0 है अगर, तो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है, कंडीशन ऑफ मोशन में है, और वह एक नियत बल से आगे बढ़ रहा है, जबकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। थर्ड लॉ को आपको समझा दिया, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, देखिए अब हमने क्या किया, 3 नियम खत्म कर लिया। अब चौथा नियम है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। चौथा नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बच्चों यही कहता है कि अगर कोई 2 ब्रह्मांड में पिंड है, क्या है, 2 ब्रह्मांड में पिंड है, मान लीजिए यह क्या है, अर्थ है, इसका द्रव्यमान m है, या कोई दूसरा पिंड है, ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच की दूरियां क्या हैं, पृथ्वी से मान लीजिए एकदम ठीक भूतल के पृथ्वी के क्या है, r दूरी पर स्थित है, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए m1 है, m1 है और यह m2 है, और यह r दूरी पर स्थित है, तो इसके बीच क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 इंटू m2 के, और तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से बच्चों इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। अब बच्चों देखिए, जब यही प्रोपोर्शनल नियतांक घटता है तो एक नियतांक आता है क्या, कैपिटल G, क्या आता है, कैपिटल G। तो F बराबर क्या है, G m1 m2 अपान r²। जब बच्चों आपको फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा जब ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसमें इस बातों को और ज्यादा डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर बच्चों देखिए m1 हमारा क्या हो, अर्थ हो, तो इसका मास लेंगे अर्थ, और m2 क्या हो, कोई दूसरा पिंड हो, m हो, और यह r जो है पृथ्वी की सतह के समीप हो, तो r क्या लेंगे, r ही लेंगे। उस कंडीशन में f क्या हो जाएगा, f g m अपान r
स्क्वायर हो जाएगा। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है बच्चों। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, देख लिया क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स, लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ लिया, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी देखा, लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी देखा, लॉ ऑफ फोर्स सुपरपोजिशन देखा। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। इस तरह से मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। अगली यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू बेटा।